Dear students, today we are going to start our next topic. Next topic is energy stored in an inductor. So next is energy stored in an inductor. ये क्या होता है कि जैसे हम किसी इंडक्टर के अक्रॉस कोई एसी सर्किट अप्लाई करते हैं, उसमें जब हम उसके अंदर एनर्जी देते हैं या बाहर से करंट देते हैं तो ये उसका अपोज करता है, और वो जो अपोजिशन की वजह से उसके अंदर जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है दैट इज एल डी आई बाई डी टी। हमें अभी तक इतना सीखा है इसके बारे में। अब ये ईएमएफ इतनी इसके अंदर इंड्यूस होती है, अब इसमें कितनी पावर लगानी पड़ेगी किसी इंडक्टर को अंदर करंट को लगातार चलाने के लिए, इतनी तो बैक ईएमएफ है। तो एटलीस्ट इसको अपोज करने के लिए हमें अपनी तरफ से एक ईएमएफ अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम या पावर किसके बराबर, मैं क्या मानता हूं कि आइडियली हम इतनी ही ईएमएफ अपनी तरफ से देते हैं। तो अगर हम इतनी ही ईएमएफ देंगे और उसके अंदर आई करंट फ्लो करेगा तो फिर पावर क्या बन जाएगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू दिस ईएमएफ इनटू में करंट। तो मान लिया हमने एक्सटर्नली इतनी ही ईएमएफ अप्लाई की, देन पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज ई इंटू में आई। तो यहां से ई की वैल्यू ये यहां पे पुट कर देते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और ये वाला आई जो है ये आई सेम एज इट इज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क डन 0 टू आई करंट फ्लो करवाने में या नेट करंट आई इसके अंदर जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो वो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी, क्योंकि जो हमने करंट को फ्लो करवाने के लिए इसको वर्क डन इसके ऊपर किया है वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो फॉर गेटिंग द नेट वर्क डन वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो नीचे तो ये डी टी कैंसिल, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई एंड इंटीग्रेट इट। तो लेफ्ट साइड में तो टोटल वर्क डन आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन 0 टू आई कर देते हैं। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एल कांस्टेंट है, आई का इंटीग्रेशन आई डी आई लिखा है तो आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2 और 0 टू आई लोअर टू अपर लिमिट। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू में एल, तो अपर लिमिट का स्क्वायर मतलब ये जो रखा हुआ है आई स्क्वायर, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 ही है। तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा, 1/2 एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी, और आपने जो काम दिया है उसमें करंट को चलाने के लिए उतनी एनर्जी उसके अंदर खुद के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी को नेक्स्ट आगे भी सोल्व कर सकते हैं और अच्छा इसको बनाने के लिए, जैसे हमें पता है कि इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास है म्यू नॉट एन आई, वहां से हम क्या करते हैं आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा अभी इसी चैप्टर में हमने लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस तो डायरेक्ट हमें क्या पता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। और दूसरा हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड क्या पता है, म्यू नॉट एन आई, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई एल। ये तो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स को एल से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल एन बन जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एल अपॉन में म्यू नॉट इंटू में कैपिटल एन, और ये एल की वैल्यू डायरेक्ट है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एल की जगह म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल, और आई स्क्वेयर की जगह बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू में एन का स्क्वायर। जो भी कैंसिल होता है उसको कर देते हैं, एन स्क्वेयर
L की पावर 2 है, नीचे एक L है, म्यू नॉट नीचे एक ये है, तो ये बचेगा आपका, ऊपर तो बचेगा बी स्क्वेयर, नीचे बचेगा 2 म्यू नॉट, और ये एरिया और ये लेंथ, तो एरिया इंटू में लेंथ वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट इंटू में वॉल्यूम। दिस इज द वर्क डन, और ये इसके अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर इसको टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो एनर्जी डेंसिटी भी उसको हम बोल सकते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी क्या बन जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आया है बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट इंटू में वॉल्यूम, तो बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट इंटू में वॉल्यूम, ये टोटल एनर्जी आई है। इसको पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, ये बचेगा बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इंडक्टर, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि एलसी ऑस्किलेशन के बारे में सीखते हैं। एलसी ऑस्किलेशन, एल मतलब इंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सी मतलब कैपेसिटर को। एलसी ऑस्किलेशन, मान लिया एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं। दिस इज द इंडक्टर एंड दिस इज द कैपेसिटर, और मान लिया यहाँ पे कोई की लगी हुई है, और ये कैपेसिटर को एक बार के लिए चार्ज करने के लिए मान लिया एक बैटरी लगी हुई है, और ये मान लिया एक की यहाँ पे भी है, तो मान लिया ये K1 है, ये K2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि मान लिया इस बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज कर लेंगे, सिर्फ इस K1 की को क्लोज करो, ये कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाए इसको तो हटा दो, फिर इस K2 की को क्लोज करो, तो फिर क्या होगा, सिर्फ L और C, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े रह जाएंगे, और इनिशियली कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। उसके बाद क्या होगा, जब ये फुल्ली चार्ज्ड होगा तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब आपने बैटरी को हटा लिया, इसकी चार्जिंग फुल हो गई, तो वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, तो मतलब क्या होगा कि इसके अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जब इंडक्टर के अंदर करंट फ्लो स्टार्ट होगा तो हमें पता है कि इंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अभी अभी हमने सीखा है बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट, इतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो फिर ये तो धीरे धीरे करके डिस्चार्ज हो जाएगा, और इसके अंदर फुल या मैक्सिमम एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी, और उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट। तो अब यहां से जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो जो एनर्जी कैपेसिटर में थी, जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है तो हमें पता है वो उसकी वैल्यू होती है Q नॉट स्क्वेयर बाई 2C। जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और इसके अंदर पूरी एनर्जी आ जाएगी, तो अभी हमने निकाली है बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी, और ये इतनी नेक्स्ट मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा, ये तो पूरा डिस्चार्ज और इसके अंदर एनर्जी स्टोर, तो अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, इस एनर्जी की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक मैग्नेटिक एनर्जी इसकी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से स्टोर हुई है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगेन करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो ये कैपेसिटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फिर ये जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इसमें कोई एनर्जी नहीं रहेगी, और इसके अंदर Q नॉट स्क्वायर बाई 2C ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अगेन अपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगले साइकिल में इतनी ही एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी,
अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अपोजिट डायरेक्शन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि नेक्स्ट थर्ड टाइम फिर वो फिर इसके अंदर करंट फ्लो करवाएगी जो फर्स्ट टाइम में फ्लो होता था। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक बार कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर, एक बार इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर, और वो एक बार मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक। तो ऐसे ही एक दूसरे में ये ट्रांसफर होता रहेगा। और थ्योरेटिकली क्या होगा कि ये 100% एनर्जी इसकी इसमें 100% में कन्वर्ट, इसकी 100% इसकी 100% में। तो थ्योरेटिकली तो क्या होगा कि ये एनर्जी जो है ऐसे ऑस्किलेट करेगी, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, और इसका जो एम्पलीट्यूड है इट विल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। तो थ्योरेटिकली तो ये ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहेंगी, और एनर्जी का ये जो आदान प्रदान है उसी को बोलते हैं ऑस्किलेशन। लेकिन रियल में क्या होगा कि अगर इसमें 100% एनर्जी है, 100 यूनिट है, तो इसके पास जाएंगी 100 से कम, मान लिया 90। फिर जब इसमें से दोबारा 90 में से इसमें जाना है तो वो 90 नहीं जाएगी, 80 चली जाएगी, फॉर एग्जांपल। ऐसे ही प्रैक्टिकली मतलब एग्जैक्ट 90 नहीं जाएगी। तो हर साइकिल में नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो घटती चली जाएगी। तो प्रैक्टिकली ये तो थ्योरेटिकल एस की ऑस्किलेशन बना दिया मैंने। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड जो है घटता चला जाएगा एनर्जी का, हर साइकिल में एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज। तो ये एस की ऑस्किलेशन रियल में कैसा बनेगा, ऐसे। तो हर साइकिल में ये घटता चला जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन हमने निकाला है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन। ओके, लेट मी चेक इट इज विजिबल प्रॉपरली। ओके, फाइन। तो नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन। ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन। तो यहां पे हमने क्या सीखा है कि यहाँ पे दो तरह की एनर्जी है, एक तो कैपेसिटर के अंदर है, एक इंडक्टर के अंदर है, और ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में कैपेसिटर में करंट फ्लो करवाएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसका अपोज करने के लिए इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इन दोनों का क्या होगा, मतलब एक में पॉजिटिव एक में उतनी ही नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो हो जाएगी। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी होगी या पोटेंशियल होगा किसी भी इंस्टेंट पे वो क्या होगा, Q/C। और इसी तरीके से इंडक्टर में जो EMF होती है वो होती है L/di/dt। सिर्फ डिफरेंस क्या है, साइन का, एक में पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव। तो मैं मान लेता हूं कैपेसिटर में पॉजिटिव है Q/C, तो -L/di/dt। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, ये जो I की वैल्यू है मैं मान लेता हूं कि I जो है dQ/dt होता है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन यहाँ पे तो di/dt है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं अगेन उसका dQ/dt का। तो वी नो दैट I इज इक्वल टू dQ/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो di/dt की वैल्यू क्या बन जाएगी, d2Q/dt²। ये di/dt की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगी Q/C माइनस L d2Q/dt²। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमें एक बात का पता है कि ये जो कैपेसिटर में चार्ज का चेंज जो होगा, चेंज इन चार्ज इन द कैपेसिटर, वो करंट फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि करंट फ्लो की डायरेक्शन किसने करवाई है, इंडक्टर ने करवाई है, उसकी खुद की बैक ईएमएफ की वजह से करवाई है। तो इसलिए इसको हमने क्या लेना पड़ेगा, माइनस का dQ/dt। ये तो थ्योरेटिकली हमें पता है इस बात का कि I इज इक्वल टू dQ/dt होता है, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर केस
आई करंट फ्लो की डायरेक्शन जो चार्ज फ्लो इन द कैपेसिटर है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। तो ये आप वैल्यू पुट कर देते हैं, Q बाई सी माइनस एल, डी आई बाई डी टी की जगह माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, Q बाई सी प्लस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो मैं इसी चीज़ को आगे वाली टर्म को तो पीछे लिख देता हूँ और पीछे वाली को आगे, प्लस Q बाई सी इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर देते हैं, तो डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई एल सी इंटू में Q। तो ये एक इक्वेशन बन गई। आपने 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन सीखा होगा, वहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की इक्वेशन थी डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पे वो ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता था, नेचुरल या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा की वैल्यू आएगी, यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 बाई एल सी लिखा हुआ है। तो ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 बाई एल सी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1 बाई अंडर द रूट एल सी। अब दूसरा हमें पता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये होता है रिलेशनशिप। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू जो निकाली है वो रख देते हैं, तो 1 बाई 2 पाई एंड अंडर द रूट एल सी, ओमेगा की वैल्यू रख दी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई 2 पाई अंडर द रूट एल सी। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो अब नेक्स्ट ये है कि जब कोई ऑस्किलेशन होता है तो उसमें रिजोनेंस का क्या मतलब होता है। तो जब भी कोई ऑस्किलेशन होता है, ऑस्किलेशन का मतलब क्या है, जैसे एक सिंपल पेंडुलम होता है, ऑस्किलेटिंग मोशन आपने सीख चुके हैं 11th क्लास में कि वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर सम टाइम इंटरवल, जो कि उसका साइकिल टाइम बोला जाता है, वो एक ऑस्किलेटिंग मोशन होता है। तो ऑस्किलेटिंग मोशन में रिजोनेंस का मतलब क्या होता है, रिजोनेंस का ये मतलब होता है जब वो खुद ऑस्किलेट करता है, वो खुद ऑस्किलेट करता है तो एक साइकिल को कंप्लीट करता है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और उसको बोलते हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम साथ में किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उसको बाहर से एनर्जी देना शुरू कर दें तो उसका जो चलना है, उसका जो ऑस्किलेशन है, उसको एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, उसको एनर्जी मिलना शुरू कर देगी। अब अगर एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी से किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उसको एनर्जी दे दी जाए, तो उसके अंदर जो उसका ऑस्किलेशन है उसमें एनर्जी और ज्यादा आ जाएगी। और उस सिचुएशन में व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन इज इक्वल टू द frequency of the external energy supplying agent, in that particular situation we will say resonance of the oscillation has been take place। तो वो रेजोनेंस बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम सीखेंगे एक बार तो सीरीज का सर्किट, एक बार पैरेलल का सर्किट, कि सीरीज रेजोनेंस का क्या मतलब है और पैरेलल रेजोनेंस का क्या मतलब है। तो फर्स्ट वन इज सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज का मतलब क्या है, आरएलसी सर्किट हमने सीरीज में सीखा है। जब वो सीरीज में है और उसका रेजोनेंस है, रेजोनेंस होगा तो इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अब अगर करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जब आरएलसी सर्किट सीरीज में होते हैं तो वो टोटल जो इंपीडेंस होता है उसकी वैल्यू हमने निकालना सीखी थी। इसकी वैल्यू आई थी रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो सीरीज रेजोनेंस में ये वैल्यू क्या होगी, वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर
एक्स एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, माइनस एक्स सी की जगह 1/ωc और इसका स्क्वायर। तो ये चीज मिनिमम कब हो सकती है, जब ये पूरी टर्म जो है मिनिमम हो जाए। अब ये मिनिमम कब हो सकती है, अगर एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि ये ब्रैकेट जो है, ये जो a माइनस बी बोलो इसको, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 बन जाए, तो ये पूरी ब्रैकेट तो 0 हो जाएगी और सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, तो z r के बराबर बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में फॉर सीरीज रेजोनेंस, रेजोनेंस कब होगा, जब z की वैल्यू मिनिमम होगी। तो मिनिमम का मतलब ये है ओमेगा एल माइनस 1/ωc का स्क्वायर ये 0 के बराबर हो जाए। तो ये 0 होगा तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ओमेगा एल माइनस 1/ωc इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωc, तो यहाँ से क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√LC। तो ये क्या बन गई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बन गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ दी LC आर सीरीज सर्किट। तो अगर रेजोनेंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालें तो हमें क्या पता, ओमेगा इज इक्वल टू 2πν। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ली है तो ये भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो न्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2π√LC। दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सॉरी मैं गलत बोल गया, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सिर्फ इन दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब रेजोनेंस होगा। तो सीरीज सर्किट में एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस करंट फ्लो इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। हाँ, लेकिन करंट फ्लो की वैल्यू जो है, मैक्सिमम करंट फ्लो की वैल्यू, वो आर के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना आर ज्यादा होगा सर्किट का, आई की वैल्यू कम होगी या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है वो कम होगी। तो इसमें अगर आई पे और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आपसे डायग्राम बनाना पूछ ले तो कैसे बनाओगे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो इसका मतलब मान लिया कोई भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो भी करंट कम, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो भी करंट फ्लो इन द सर्किट विल बी लेस। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट विल बी मैक्सिमम, and if frequency is less than resonance frequency or more than resonance frequency then maximum current will be there। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओमेगा आर से छोटा या बड़ा, देखो आपको पता है ये है ओमेगा एल, ये है ओमेगा सी। अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये चीज तो बढ़ जाएगी लेकिन ये चीज घट जाएगी। दूसरा, अगर ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये चीज तो बढ़ जाएगी, ये घट जाएगी। तो सिर्फ एक ही ऐसी लिमिट या ऐसी एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पे इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी और उस सिचुएशन में करंट फ्लो जो है इसके अंदर मैक्सिमम होगा। ये आर पे कैसे डिपेंड करता है, आर पे ये ऐसे डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से जो पीक अमाउंट ऑफ करंट है या मैक्सिमम करंट जो है वो घट जाएगा। तो मान लिया इसके लिए रेजिस्टेंस R1 है, एक दूसरा है केस जिसमें रेजिस्टेंस R2 है। तो यहां पर ये जो I0 है मान लिया 1 है, ये I0 2 है। तो जब ये R1 है, ये R2 है, तो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही मैक्सिमम वैल्यू होगी। हाँ, लेकिन मैक्सिमम का जो मैग्नीट्यूड है वो रेजिस्टेंस के बढ़ने से, सॉरी घटने से यहाँ पे बढ़ गया और यहाँ पे बढ़ने से ये घट गया। तो हेयर R1 इज लेस देन R2, ये R1 कम है इसलिए ये करंट की वैल्यू ज्यादा है, ये R2 ज्यादा है इसलिए करंट की वैल्यू कम है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज रेजोनेंस सर्किट।
अब सीरीज में ही एक छोटा सा टॉपिक आता है क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, तो वो उसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, बस यही है कि रेजोनेंस के टाइम पे इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी और डिवाइडेड बाय वोल्टेज अप्लाइड, जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है, उसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर ऑफ द रेजोनेंस सर्किट। तो नेक्स्ट इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। Next is parallel resonance circuit. मान लिया एक एसी सर्किट है जिसमें एक तो इंडक्टर और एक कैपेसिटर दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। दिस इज एसी सप्लाई। अब हमें एक बात का पता है कि इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। तो इंडक्टर के अंदर जो करंट होगा, क्या लिखते हैं, हम ऐसे आई नोट लिखते हैं, लेकिन आई नोट की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, ई नोट बाई एक्स एल। तो ये इससे ई नोट से पाई बाई 2 डिग्री पीछे होता है। और कैपेसिटर में जो करंट होता है, यहाँ पे हम आई नोट लिखते हैं, उसकी जगह क्या लिखेंगे कैपेसिटर के केस में, ई नोट बाई एक्स सी। तो कैपेसिटर में वोल्टेज से 90 डिग्री आगे करंट होता है। तो नेट करंट जो है एसी में, जो आपने यहां से आई करंट दिया है, तो उसमें से ये यहां आई करंट, ये तो गया आई एल और ये गया आई सी। तो नेट करंट क्या बन जाएगा, आई एल प्लस आई सी के बराबर बन जाएगा। तो एक बार ये नेट करंट निकाल लेते हैं। जब ये नेट करंट निकाल लेंगे तो वहां से समझते हैं कि क्या मतलब है। I इज इक्वल टू आई एल प्लस आई सी। तो इसको ऐड कर देते हैं, ई नोट बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस ई नोट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये तो है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसको तो मान लेते हैं पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, तो वो क्या बन जाएगा कोस ओमेगा टी। और जब इसको आप ऐसा करोगे तो माइनस पहले कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या बचेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो ई नोट बाई एक्स एल माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। और इसको बस आगे पीछे लिख देते हैं एक बार, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो ई नोट बाई एक्स एल साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। तो ये बन गया कोस ओमेगा टी। और ये है ई नोट बाई एक्स सी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, वो भी किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी। तो ई नोट कोस ओमेगा टी तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे तो बचेगा माइनस का 1 बाई एक्स एल और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का 1 बाई एक्स सी। ये वैल्यू आ गई आई की। अब यहां पर ये जो आई की वैल्यू हमारी आ गई है, एक बार हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक्सएल की भी और एक्ससी की भी वैल्यू रख देते हैं। तो एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है और एक्ससी की 1 बाई ओमेगा सी होती है। तो ये क्या बन जाएगा, अब मैं ये फिगर को हटा देता हूं। I इज इक्वल टू ई नोट
कोस ओमेगा टी माइनस का 1/ओमेगा एल, और जब इसकी जगह 1/ओमेगा सी लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ओमेगा सी। तो अभी हमने सीखा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जब उसकी ऑस्किलेटिंग फ्रीक्वेंसी, जब वो रेजोनेंस के टाइम पे सीरीज में मैक्सिमम करंट था। यहाँ अगर हम यहाँ पर भी वो सेम सिचुएशन को अप्लाई करें, XL इजिकल टू XC, तो ये 1/ओमेगा-L प्लस में ओमेगा सी 0, इसका मतलब 1/ओमेगा-L इजिकल टू माइनस का ओमेगा सी। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। सेम एज इट चीज न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2π। तो अगर सीरीज वाला जो हमने अभी कंडीशन लगाया था कि जब XL और XC बराबर होंगे, वो ही कंडीशन अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो उस सिचुएशन में ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, रेजोनेंस के टाइम सीरीज सर्किट अगर है तो मैक्सिमम करंट होगा और अगर पैरेलल सर्किट है तो मिनिमम करंट होगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इफ दिस इज करंट एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इन द सीरीज सर्किट करंट की वैल्यू जो है यहां पर 0 हो जाएगी एंड हेयर इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू क्या है 1/√LC। दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो नेक्स्ट एक टॉपिक बचता है इसमें, ओके इसको भी कर लेते हैं। अगर एक RLC सर्किट है, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों हैं, तो उसमें पावर कितनी होगी, कितनी पावर उसके अंदर होगी, या पावर ऑफ द सर्किट अगर हमने निकालना है तो वो उसको अगर कैसे निकालेंगे, तो एवरेज पावर निकाल लेंगे हम उसकी। तो वो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या मानते हैं कि मान लिया जो आपने EMF एक्सटर्नली अप्लाई किया है वो है E इजिकल टू E0 sin ओमेगा टी, और करंट जो है मान लिया मैंने फाई एंगल पीछे है, तो पावर क्या बन जाएगी वर्क डन पर यूनिट टाइम इजिकल टू E इंटू में I। तो मैं क्या मान लेता हूं, इस टॉपिक का नाम है एवरेज पावर इन RLC सर्किट। एवरेज पावर इन RLC सर्किट। मैं मान लेता हूं कि EMF जो अप्लाई किया E0 sin ओमेगा टी, करंट मान लिया मैंने फाई एंगल इससे पीछे है, तो ये क्या बन जाएगा I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। मैंने खुद से मान लिया कि ये फाई, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई एंगल का है, तो इसलिए मैंने इसको मान लिया। अगर पावर निकालनी है तो क्या करेंगे, पावर E इंटू में I, तो वो पावर किसके बराबर होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर होती है, तो वो E इंटू में I के बराबर हो जाएगी। तो E की भी वैल्यू पुट कर देते हैं और I की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो E0 sin ओमेगा टी इंटू में I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ से E0 I0 एक साथ लिख देते हैं, ये sin ओमेगा टी, इसका भी एज इट इज, ये sin ओमेगा टी माइनस फाई है, मैं इसको क्या मानता हूँ sin A माइनस बी। तो sin A माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, sin A माइनस है यहाँ पे sin A माइनस बी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो sin A cos B माइनस cos A sin B। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, sin A cos B माइनस cos A sin B। अब इसको खोल देते हैं, E0 I0 ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई, और माइनस ये, हाँ अच्छा इसको भी साथ में लेके चलते हैं, E0 I0 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू में साइन फाई। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
तो ये बन गया 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो 2 साइन ए कोस बी वो किसके बराबर होता है, साइन 2a। तो ये इसकी जगह 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी। तो ये बन गया आपका ई नोट आई नोट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई माइनस ई नोट आई नोट बाई 2 एज इट इज़, और इसकी जगह बन गया साइन 2 ओमेगा टी और बाद में साइन फाई। तो ये क्या आ गई, पावर आ गई इसमें, मतलब नेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम पीरियड। अब हम क्या करते हैं, एक बार पहले टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो ये डी डब्ल्यू बाई डी टी के बराबर है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू और उधर ये जो डी टी है नीचे वाला उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to t। तो ये हमारा आ गया डी डब्ल्यू बाई डी टी के बराबर। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये पूरी और इनटू में डी टी लिख सकते हैं हम लोग, ये स्मॉल टाइम डी टी है। तो ये बन जाएगा आपका ई नोट आई नोट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई माइनस ई नोट आई नोट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई और इसके साथ डी टी मल्टीप्लाई। नेटवर्क डन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट का 0 to t, और ये डी डब्ल्यू का जब इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा वर्क डन आ जाएगा। ओके, नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये नेट वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, ये है ई नोट आई नोट, और ये कोस फाई को भी बाहर निकाल लो। तो ये बचेगा 0 to t साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, और ये जो बाहर कॉमन डी टी है इसको अंदर ले आओ। अब ये माइनस यहाँ पे उस इंटीग्रेशन को इसके आगे भी लगाना है। तो ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू में साइन फाई एज इट इज इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डी टी। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, एक बार तो अलग से साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन निकाल के देखता हूं और एक बार साइन 2 ओमेगा टी का, फिर इस वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, ताकि हर चीज को मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो 0 to t साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी अगर है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस का कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी एंड इंटीग्रेशन 0 to t। ये एक्सट्रीम एंड में पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, इट इज विजिबल। तो ये 1/2 का तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। उसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूँ, 1 का तो आ जाएगा t माइनस कोस 2 ओमेगा टी का आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा एंड इंटीग्रेशन 0 to t। तो ये पूरे में 1/2 अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। यहाँ पे t रखो या 0 रखो, हर बार ये 0 ही बनेगा। साइन 2 ओमेगा के बाद कैपिटल T रखो या साइन 2 के बाद 0 रखो, हर बार आपका 0 ही आएगा। तो ये सिर्फ क्या बचेगा, t/2 बचेगा। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ गया, t/2 आ गया। ऐसे ही सेम एज इट इज हम करके देखते हैं साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 to t। तो ये होता है कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा के बराबर, एंड दिस इज 0 to t। तो अब इसमें जब आप करोगे 1/2 ओमेगा तो बाहर, तो एक बार तो कोस 2 ओमेगा टी की जगह ये रख दिया कैपिटल T माइनस कोस 0। अब ओमेगा का मतलब क्या है, 2 पाई बाई टी, तो 1/2 ओमेगा एंड दिस इज कोस 2 एंड 2 पाई बाई टी ओमेगा की जगह इनटू में टी माइनस कोस 0 तो 1 होता है, तो ये t से t गया। अब ये आ गया कोस 4 पाई। तो कोस 4 पाई की वैल्यू आप अब कैसे निकाल सकते हो, कोस 4 पाई की वैल्यू 1 के बराबर होती है। कोस 4 पाई की वैल्यू अगर 1 के बराबर होती है
तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1/2 ओमेगा 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0। तो सिर्फ क्या बचेगा, वर्क डन E नोट I नोट कोस फाई, और इस पूरे की जगह हम अब क्या लिख सकते हैं, T/2। तो मैं अब इधर से थोड़ा सा मेरे को हटाना पड़ेगा, जगह कम रह गई। तो ये वर्क डन आ गया, E नोट I नोट कोस फाई T/2। इस T को अगर नीचे ले आएंगे तो ये नेट वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल साइकिल टाइम W/T, वो किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज पावर के बराबर हो जाएगा। तो वो क्या बचेगा यहाँ पे, E नोट I नोट कोस फाई, और ये जो नीचे 2 है इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। अब इस E नोट के नीचे और I नोट के नीचे मैं अलग अलग क्या करता हूँ, √2 लिख देता हूँ। तो इस 2 को मैंने अलग अलग तोड़ लिया, कोस फाई। E नोट बाई √2 क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ द EMF या वर्चुअल वैल्यू, और I नोट बाई √2 क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो एवरेज पावर इन ए AC सर्किट किसके बराबर हो जाएगी, वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF इंटू वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इंटू में कोस ऑफ द फेज एंगल बिटवीन देम, दिस इज पावर इन द AC सर्किट। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हमारा 2 टॉपिक और बचते हैं, AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर। थैंक यू।